आफ्टरनून ऑफ यू। हमने पिछली क्लास में वर्किंग कैपिटल एस्टिमेशन का रिवीजन शुरू किया था और जैसे कि हम जानते हैं कि वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट की जो ये पूरी फैमिली है उसका ये आखिरी टॉपिक है जो हम डिस्कस कर रहे हैं। और पिछली क्लास में हमने कुछ 10 एमसीक्यूज सॉल्व किए थे जिसमें से ऑलमोस्ट सारे ही एग्जामिनेशन एमसीक्यूज थे, एक दो को अगर हम छोड़ दें। आज की क्लास में हम एक नए कॉन्सेप्ट इस टॉपिक के अंदर करने वाले हैं। तो आइए फिर बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। देखिए, ऑपरेटिंग साइकिल एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। और ऑपरेटिंग साइकिल का जिक्र मैंने आपके साथ आपको याद हो तो मैंने रेशियोज टॉपिक में भी किया था। हालांकि यहाँ पर अब क्योंकि ये फुल फ्लेज कॉन्सेप्ट के तौर पर मुझे डिस्कस करना है तो मैं यहाँ पर फ्रेश तरीके से सारी भी बात करूंगा एग्जाम्पल के साथ। और ऑपरेटिंग साइकिल ही वो रीजन है जिसकी वजह से हमें वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। अब ये ऑपरेटिंग साइकिल क्या होती है, आइए इसको एक एग्जाम्पल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए मैं एक मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूं जो कि रॉ मटेरियल लेके आती है, उस पर फिर कुछ प्रोसेसिंग करके उसको फिनिश गुड बनाती है और उसके बाद बेचती है। अब एक मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन पहले अपने सिस्टम में कैश को इंट्रोड्यूस करेंगे, मतलब पहले वो कैश को अरेंज करेंगे और इस कैश की मदद से वो मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन पहले रॉ मटेरियल को खरीद के लेके आएंगे, मतलब रॉ मटेरियल का स्टॉक अपने पास मेंटेन करेंगे। अब ये रॉ मटेरियल कितना खरीदेंगे, इसका ऑर्डर साइज क्या होना चाहिए, ये बात हमने ऑलरेडी इन्वेंटरी मैनेजमेंट में कर ली है, आपको पता ही है। वहां पर हमने देखा था कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी वो ऑर्डर साइज है जो एक कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ऑर्डर करना चाहेगी। मतलब हमने कैश से पहले रॉ मटेरियल खरीदा, अब वो ऑर्गेनाइजेशन जो कि मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस में है इस रॉ मटेरियल को लेगी और इस पर कुछ प्रोसेसिंग करके इसको फिनिश गुड्स बनाने की कोशिश करेगी। लेकिन जब तक फिनिश गुड नहीं बनता, रॉ मटेरियल पे काम करना शुरू कर दिया, लेकिन 100% काम जब तक नहीं हो जाता तब तक हमारे पास एक नई इन्वेंट्री भी आ जाती है जिसको हम वर्क इन प्रोग्रेस बोल देते हैं। मतलब वर्क इन प्रोग्रेस का स्टॉक भी हमारे पास हो सकता है, डिपेंड करता है कि हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कितना कॉम्प्लेक्स या सिंपल है, उसके हिसाब से वर्क इन प्रोग्रेस की इन्वेंट्री का क्वांटम हमारे पास रहता है। मैं एक एग्जांपल देके आपको बताता हूं। मान लीजिए आपके घर के पास एक हलवाई की बात अगर करें, एक हलवाई ने समोसे बेचने के लिए पहले सारे इंग्रेडिएंट रेडी कर लिए, मतलब उसने मैदा मंगवा लिया, आलू मंगवा लिया, मसाले वगैरह जो भी चलते हैं वो सब मंगवा लिए और वो सबको मतलब लेकर उसने जो समोसे का एक मोल्ड होता है, मतलब कच्चा समोसा कभी देखा, उसको पूरी शेप वेप दे दी है। बस अभी कढ़ाई में डालना बाकी रह गया है और तल के बाहर निकालना रह गया है। जब तक वो समोसा कढ़ाई में डल के तल के बाहर नहीं निकल आता, मतलब जब तक वो खाने के लिए रेडी नहीं हो जाता, तब तक उस समोसे को, जो कि अभी कच्चा समोसा है, उसको आप क्या बोलेंगे? वर्क इन प्रोग्रेस। अब क्योंकि उस समोसे को शेप तो दे दी है, उसमें आलू भी जा चुका है, मैदा भी बिल्कुल प्रॉपर एक शेप में आ गया है, मसाले वगैरह सब कुछ है, अब वो रॉ मटेरियल भी नहीं कहलाएगा। भाई ये कच्चा समोसा अगर आप देखा हो, आपने किसी हलवाई के पास गए हो, अभी कढ़ाई में जस्ट डालने से पहले जो कच्चा समोसा उसके पास है, ना ही उसको आप बोल पाओगे ये आलू है, ना ही बोल पाओगे ये मिर्च नमक है। वो एक पूरा उसने समोसे का मोल्ड रेडी कर दिया है, ना वो रॉ मटेरियल है और ना ही उसे आप अभी खा सकते क्योंकि वो तला नहीं है, इसलिए वो फिनिश गुड भी नहीं है। तो ऐसे को क्या बोलेंगे हम? ऐसे इन्वेंट्री को मैं क्या बोलूंगा? WIP। अब जैसे ही समोसा कढ़ाई में डल जाएगा और तल के बाहर निकल आएगा, मतलब खाने के लिए रेडी हो जाएगा या बिकने के लिए रेडी हो जाएगा, तब हम बोलेंगे वो फिनिश गुड है। अब इस समोसा बनाने वाले के लिए WIP हार्डली हो सकता है सिर्फ आधे घंटे के लिए रहा हो, मतलब WIP का जो स्टॉक है सिर्फ आधे घंटे के लिए रहा हो, क्योंकि इसका जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स तो है नहीं। लेकिन अगर मैं सपोज बात करूं एक एयरप्लेन मैन्युफैक्चरर की, जो एयरप्लेन बना रहा है, हवाई जहाज बना रहा है या शिप बिल्डिंग का काम कर रहा है, सोचो कितनी कॉम्प्लेक्स मशीन है वो। उसके लिए पता नहीं कितने नाना प्रकार के रॉ मटेरियल लगाने पड़ेंगे और वो रॉ मटेरियल की जब असेंबली होगी तो एयरप्लेन जब कंप्लीटली मैन्युफैक्चर होगा और जब हम रॉ मटेरियल लाएंगे, ये बहुत लंबा समय है। हो सकता है कि एयरप्लेन मैन्युफैक्चरिंग में 2-2, 4-4, 6-6 महीने, इवन ज्यादा भी वक्त लग जाए, डिपेंड करता है कि किस तरह का एयरप्लेन हम जो है वो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। मतलब वहां पर WIP का जो होल्डिंग पीरियड, WIP का जो स्टॉक है, वो 10-12 घंटे नहीं, मतलब आधा घंटा नहीं होगा। ऐसा थोड़ी है कि अभी ऑर्डर आया आधे घंटे में हाँ बना के दे देंगे आपको हवाई जहाज। उसके लिए हम हो सकता है 4-6-8 महीने का भी हम उनसे टाइम लें। आपको पता है दुनिया भर में दो ही कंपनीज है जो एयरप्लेन डिलीवर करती हैं। एक बोइंग का नाम आपने सुना होगा और एक एयरबस और बोइंग, ये दो बड़े मैन्युफैक्चरर हैं। दुनिया भर के जितनी भी एयरलाइंस है इन्हीं दो कंपनियों से हवाई जहाज ऑर्डर करती हैं। और ये जब ऑर्डर इनके पास एक साथ नहीं आता, टुकड़ों में इनके पास, मतलब एक कंपनी ने अगर मान लो एयरप्लेन ऑर्डर किए कि हमें 50 एयरप्लेन चाहिए,
तो 50 एयरप्लेन का टाइम वो लेंगे, अगले 2 साल 3 साल में आपको डिलीवर करेंगे, एक साथ डिलीवर नहीं करेंगे, क्योंकि उनको भी तो मैन्युफैक्चरिंग करनी है। और वो एक बड़ा ऐसी मशीन है जिसके ऊपर लोग बैठ के ऊपर जाने उड़ने वाले हैं, कहीं गलत सलत बन गई तो पता नहीं फिर कुछ कहीं और ही ना पहुंच जाए वो, नहीं, तो बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है। ऐसे ही कार मैन्युफैक्चरिंग की अगर बात करें तो वहां पर हो सकता है कि WIP कम समय के लिए रहे, वहां हो सकता है WIP शायद, क्योंकि आजकल तो हाई फाई मशीन्स वगैरह होंगी फैक्ट्री वगैरह में, तो हो सकता है वहां WIP 1 दिन या 2 दिन के लिए रहे, नहीं ऐसा भी पॉसिबल है। अपने घर के पास टेलर को देख लो, टेलर को आपने शर्ट सिलने के लिए दी, उसने कपड़ा लिया, और जब तक वो शर्ट पूरी रेडी नहीं होती, मान लो उसको शर्ट पूरी करने में 10 घंटे का वक्त लगता है, तो उसका WIP का जो स्टॉक है कितने टाइम के लिए रहेगा? 10 घंटे के लिए। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि WIP का जो स्टॉक होता है, मतलब रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स के बीच का जो सफर है, जब तक फिनिश गुड जब तक फिनिश गुड रेडी नहीं हो जाता, मतलब वो जो हम बना रहे हैं जब तक वो बिकने के लिए तैयार नहीं है, तब तक उसको हम वर्क इन प्रोग्रेस बोलेंगे। और वर्क इन प्रोग्रेस का हमारे पास इन्वेंट्री कितना होगा, ये डिपेंड करता है कि हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कितना कॉम्प्लेक्स है। समोसे जैसा हमारा फिनिश्ड आउटपुट है तो शायद आधे घंटे का ही WIP हो, लेकिन अगर हम एयरप्लेन मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो हो सकता है कि ये WIP कई महीनों का हो। ठीक है, जैसे ही WIP मतलब हमने 100% काम कंप्लीट कर दिया, तो ये क्या बन जाएगा? ये हमारा फिनिश गुड बन जाएगा। और फिनिश गुड्स बनने के बाद हम फिर क्या करेंगे? इसको सेल करना शुरू करेंगे। हम अपने पास फिनिश गुड्स की भी इन्वेंटरी रखेंगे और फिर वो धीरे धीरे बिकता जाएगा। और अगर हमारे यहाँ पर उधार की सेल का चलन है तो फिर ये डेटर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, और डेटर्स जब हमारे पैसे वापस कर देंगे तो ये वापस जाके कैश में कन्वर्ट होगा। और फिर ऐसे ही कैश से लेकर फिर कैश से रॉ मटेरियल लेंगे, फिर WIP, फिर फिनिश गुड, फिर डेटर, फिर वापस कैश। ये जो कैश को वापस से कैश में कन्वर्ट होने में जो वक्त लगा ना, इसी को ऑपरेटिंग साइकिल बोलते हैं। अब ये ऑपरेटिंग साइकिल कितनी लंबी है, कितनी छोटी है, ये डिपेंड करता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कितना कॉम्प्लेक्स है। अब हम ऑपरेटिंग साइकिल के बारे में जो हमने लिखा हुआ है वो रीड एक बार कर लेते हैं कि क्या सब है। वर्किंग कैपिटल इज नीडेड बिकॉज ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल, मतलब ऑपरेटिंग साइकिल ही वो कॉन्सेप्ट है जिसकी वजह से हमें वर्किंग कैपिटल की नीड पड़ती है। ऑपरेटिंग साइकिल अगर हमारी मान लो बहुत छोटी होगी तो वर्किंग कैपिटल की नीड हमारी बहुत कम होगी। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमारे डेटर्स जो हैं वो बहुत कम समय का उधार लेते हैं, हमारे डेटर सिर्फ हफ्ते भर का उधार लेते हैं, तो हमारी वर्क ऑपरेटिंग साइकिल छोटी हो जाएगी। मान लो कि हमारा जो WIP का स्टॉक, जैसे मैंने आपको बताया, वो बहुत कम समय के लिए WIP रहता है, तो हमारी वहां पर ऑपरेटिंग साइकिल छोटी होगी। हमारा प्रोडक्ट बहुत जल्दी बन के रेडी हो जाता है तो हमें फिनिश गुड बहुत ज्यादा बना के नहीं रखने पड़ेंगे। अगर हमारा प्रोडक्ट ऐसा है जो बहुत जल्दी बन के रेडी हो जाता है तो ऐसा नहीं है कि फिर मुझे फिनिश गुड ज्यादा बनाने पड़ेंगे, कम भी फिनिश गुड का इन्वेंटरी रखूंगा तब भी काम चल जाएगा। लेकिन अगर हमारा मान लो फिनिश गुड ऐसा है जिसको बनने में काफी वक्त लगता है, तो हो सकता है फिर हमें डिमांड को दिमाग में रखते हुए ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग करके रखनी पड़े फिनिश गुड्स की। तो ये वर्किंग कैपिटल हमें कितना चाहिए हमारी ऑपरेटिंग साइकिल पर डिपेंड करता है। अब ये ऑपरेटिंग साइकिल जो होती है ना, ये ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस के लिए तो छोटी होगी। ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन कौन सी होती है? ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जो कुछ मैन्युफैक्चर नहीं कर रही, रेडीमेड फिनिश गुड्स लेके आती है, आगे रेडीमेड फिनिश गुड्स बेच देती है। आपके घर के पास कोई कपड़े का शोरूम है, वो रेडीमेड सामान लेता है, रेडीमेड आगे बेच देता है, वो कोई मैन्युफैक्चरिंग थोड़ी कर रहा है। जैसे मैंने कई बार आपके घर के पास मान लो केमिस्ट शॉप का एग्जांपल दिया, तो केमिस्ट की शॉप जो दवाइयां लेके आता है वो उसके पास रेडीमेड आती है, वो कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी थोड़ी चला रहा है, वो तो रेडीमेड दवाइयां लेके आता है, आगे रेडीमेड बेच देता है। तो वो भी एक ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है। ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन सस्ते में खरीद के महंगा बेच देते हैं अपना मार्जिन रख के, और क्योंकि वो रॉ मटेरियल WIP के स्टॉक को नहीं मेंटेन करते, इसलिए उनका ऑपरेटिंग साइकिल मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस के मुकाबले में छोटा होगा। तो आप पहले तो ऑपरेटिंग साइकिल की डेफिनेशन को देखिए। इट इज द टाइम within which cash invested in working capital is recovered back by an organization। हमने जो कैश रॉ मटेरियल में इन्वेस्ट कर दिया, अब वो WIP, फिर फिनिश गुड्स, फिर डेटर, उसके बाद जब कैश बनेगा, ये जो जितना वक्त लगेगा, इसी को हम क्या बोल देते हैं? ऑपरेटिंग साइकिल। इसका एक नाम और भी है, कैश साइकिल या फिर वर्किंग कैपिटल साइकिल। और ये ट्रेडिंग फॉर्म के लिए देखोगे तो अगर कैसा है, कैश, फिनिश गुड्स, डेटर, मतलब पहले कैश से हमारा फिनिश गुड हमने खरीद लिया, उसको सेल कर दिया तो डेटर बन गया, और डेटर ने पेमेंट कर दिया तो वापस कैश में कन्वर्ट हो गया। छोटी सी ऑपरेटिंग साइकिल है। लेकिन ध्यान रखें, इस एग्जांपल में ना मैंने एक चीज कंसीडर नहीं करी। मान लीजिए हम जो स्टॉक लेके आते हैं, हमें भी तो उधार पे मिल सकता है, तो हमें अगर कुछ उधार पर मिल रहा है तो जितने दिन का उधार हमको मिल रहा है वो हमारी ऑपरेटिंग साइकिल को, मतलब जो हमारा वेटिंग पीरियड है कि कैश से कैश में कन्वर्जन का, वो थोड़ा सा रिड्यूस हो जाता है। भाई ये तो हमने ये बात को दिमाग में रखते हुए एग्जाम्पल दिया कि हमें उधार नहीं मिलता,
हम स्टॉक सारा का सारा कैश में खरीद के लेके आए, भाई जरूरी थोड़ी है आप स्टॉक कैश में खरीद के लेके आओ, स्टॉक तो आप उधार पे भी खरीद के लेके आ सकते हो। तो अगर आप उधार पे खरीद के लाओगे तो जितने वक्त का उधार आपको मिलेगा वो आपकी ऑपरेटिंग साइकिल को कहीं ना कहीं रिड्यूस कर देगा। इसलिए आप देखिए हम यहां पर एवरेज पेमेंट पीरियड को माइनस करेंगे तब ऑपरेटिंग साइकिल आएगा। एग्जांपल लेते वक्त मैंने पेमेंट पीरियड का जिक्र नहीं किया, मतलब क्रेडिटर्स का जिक्र नहीं किया, लेकिन ऑपरेटिंग साइकिल कंप्यूट करते वक्त अब जैसे मैंने कहा मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो वही मैंने एग्जांपल कैश से रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल से डब्ल्यूआईपी से फिनिश गुड, फिर डेटर, उसके बाद कैश। लेकिन जब हम कैलकुलेशन करेंगे ऑपरेटिंग साइकिल का तो रॉ मटेरियल का होल्डिंग पीरियड लेंगे, डब्ल्यूआईपी का होल्डिंग पीरियड लेंगे, फिनिश गुड्स का भी होल्डिंग पीरियड लेंगे, डेटर का कलेक्शन पीरियड होता है वो भी लेंगे, और उसके बाद हम यहां पर क्या कर देंगे एवरेज पेमेंट पीरियड, मतलब जो हमें क्रेडिटर्स ने हमें जितने वक्त का उधार दिया उसको माइनस कर देंगे, और ये जो हमारा आ जाएगा ये हमारा ऑपरेटिंग साइकिल आ जाएगा। देखिए हमने मान लो हम जो रॉ मटेरियल लेके आते हैं वो 20 दिन की कंजम्पशन के बराबर लेके आते हैं, हमारा डब्ल्यूआईपी 5 दिन रहता है तो 20 + 5 25। हम जो फिनिश गुड्स मेंटेन करके चलते हैं वो मान लो इतना होता है कि हमारी 20 दिन की डिमांड को मीट कर देगा, तो 25 + 20 45। हमारे जो डेटर्स हैं वो हमें मान लो 30 दिन का हमसे उधार लेते हैं 75, और हमें क्रेडिटर्स 15 दिन का उधार देते हैं, तो 75 - 15 60 डेज, तो हमारी ऑपरेटिंग साइकिल कितने दिनों की हो गई? 60 दिनों की हो गई। और यही ऑपरेटिंग साइकिल पर हमारे एग्जाम में किस तरह के एमसीक्यू आए हुए हैं, आइए जरा हम एक एक करके वो भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 दिसंबर 2020 का क्वेश्चन है। व्हाट विल बी द ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड इफ रॉ मटेरियल आर इन स्टोर फॉर 2 मंथ्स। कहता है हमें 2 महीने की इन्वेंट्री लेके आनी पड़ती है रॉ मटेरियल की। हमारा जो प्रोसेसिंग टाइम है, मतलब रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने में जो हमें वक्त लगता है वो 2.5 महीने का लगता है। इसका मतलब जरूर हम कोई कॉम्प्लेक्स फिनिश गुड्स बना रहे होंगे तभी इतना वक्त लग जाता है। और फिनिश गुड्स रिमेन इन स्टोर फॉर 15 डेज। हमारा फिनिश गुड जो है मतलब 15 दिन की डिमांड हमारी मीट हो जाए, मतलब 15 दिन की सेल हम कर पाए, इतना फिनिश गुड हम बना के रखते हैं। और डेटर्स को हमने 60 दिन का उधार दे रखा है, और हमें जो उधार मिलता है सप्लायर से, मतलब क्रेडिटर्स जो हमें उधार देते हैं वो 1 महीने का देते हैं। अब इसकी मदद से हमें क्या निकालना है? ऑपरेटिंग साइकिल निकालना है। तो सबसे पहले हम रॉ मटेरियल के होल्डिंग पीरियड के बारे में लिख लेते हैं। हमारा रॉ मटेरियल का होल्डिंग पीरियड कितना है? 2 मंथ्स है। फिर प्रोसेसिंग टाइम का मतलब है डब्ल्यूआईपी की बात हो रखी है, डब्ल्यूआईपी कितना है? 2.5 महीना, मतलब 2.5 मंथ्स। उसके बाद फिर फिनिश गुड्स की बात हो रखी है, फिनिश गुड्स हमारा 15 डेज है। अब क्योंकि ना हमारा जो 4 ऑप्शन देखोगे ना, ये चारों ऑप्शन हमारे मंथ्स में गिवन है, इसलिए हम 15 डेज ना लिखकर क्या लिख देते हैं? 0.5 मंथ। 15 डेज जो है वो 0.5 मंथ होता है। अब क्योंकि सारे आंसर हमारे ऑफ कोर्स जो हमारा फाइनल आंसर है वो मंथ्स में है, तो हमें इसको कन्वर्ट तो करना ही पड़ेगा। और उसके बाद डेटर्स जो है वो हमसे कितने का उधार ले लेते हैं? 60 डेज का ले लेते हैं, इसका मतलब 2 महीने लिख लेते हैं यहां पर। तो ये कितना आ गया सर? ये हो गया 2 + 2.5 4.5 5 7 मंथ्स हो गया। लेकिन हमें भी तो उधार मिलता है, तो जो हमारा पेमेंट पीरियड है वो हम रिड्यूस कर देते हैं 1 मंथ का। 6 मंथ्स की हमारी ऑपरेटिंग साइकिल हो जाएगी। पी इज द आंसर। ठीक है। अच्छा, डिस्क्रिप्टिव पैटर्न में हम ऐसे नहीं लिखेंगे। डिस्क्रिप्टिव पैटर्न में हम क्या लिखेंगे? पूरा रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड, डब्ल्यूआईपी या फिर कहें प्रोसेसिंग पीरियड, और फिनिश गुड होल्डिंग पीरियड। डेटर्स के लिए क्या लिखेंगे? एवरेज कलेक्शन पीरियड। और क्रेडिटर्स के लिए क्या लिखेंगे? एवरेज पेमेंट पीरियड। मैं यहां पर ब्रैकेट में लिख भी देता हूं, डेटर्स के ब्रैकेट में लिख देता हूं एसीपी। ये एसीपी क्या होता है तो आप जानते ही, हमने रेशियोज में इसे शॉर्ट फॉर्म कई बार देखा था। ये क्या है? एवरेज कलेक्शन पीरियड। और ये क्या है? एवरेज पेमेंट पीरियड, एपीपी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, ये क्वेश्चन दिसंबर 2021 का क्वेश्चन है, और यहां पर अगर आप देखेंगे तो सारे जो हमारे आंसर्स है वो डेज में दे रखे हैं, तो इसका मतलब हमें यहां पर डेज में कैलकुलेट करके बताना है ऑपरेटिंग साइकिल को। सबसे पहले हमें रॉ मटेरियल का होल्डिंग पीरियड दे रखा है 27 डेज। तो रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड 27 डेज। कन्वर्जन पीरियड दे रखा है, इसका मतलब ये किसकी बात हो रही है?
WIP की कन्वर्ट किसको करोगे आप, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में, और ये कन्वर्ट करने में 25 दिन का वक्त लग रहा है। इसका मतलब 25 दिन तक जो हमारी इन्वेंट्री है वो WIP कहलाती है। नहीं, ऐसा ही तो हुआ कुछ। तो हम यहां पर क्या लिख देते हैं, 25 डेज, ये WIP की बात हो रही है। उसके बाद फिनिश गुड्स का होल्डिंग पीरियड हमें 28 दिन का दे रखा है। फिर अकाउंट्स रिसीवेबल का मतलब कलेक्शन पीरियड कह लो आप, अकाउंट्स रिसीवेबल मतलब डेटर्स रिलेटेड बात है, ये कितना है, 20 दिन। और फिर हमारा बोलता है पीरियड ऑफ अकाउंट्स पेएबल 3/4 ऑफ द अकाउंट्स रिसीवेबल। 3/4 मतलब सीधे सीधे 15 दिन ना बोलकर 3/4 ऑफ द अकाउंट्स रिसीवेबल बोल रहा है। तो अकाउंट्स रिसीवेबल का पीरियड कितना है, 20 दिन। और 20 दिन का 3/4 अगर करोगे, 20 को 3 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड करोगे तो 15 दिन आएगा। ठीक है, तो हम यहां पर एवरेज पेमेंट पीरियड अगर हम लिखना चाहें, ध्यान रखिएगा ये माइनस होगा, है ना। 3/4 बोला है 20 दिन का, तो ये 15 डेज आएगा, इसको माइनस करना है। तो बताइए हमारी ऑपरेटिंग साइकिल क्या होगी। चलिए कैलकुलेट करके बताइएगा कितना हमारा ऑपरेटिंग साइकिल आ रहा है। ये मेरे ख्याल से 85 डेज आ रहा है, एक बार आप भी चेक कर लीजिए। 85 डेज मतलब डी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब ये एग्जामिनेशन क्वेश्चन है, अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो मेरे को लगता नहीं कि कोई दिक्कत आपको आनी चाहिए, एग्जाम में आराम से हो जाना चाहिए। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेटिंग साइकिल का, आप देखिए ऑपरेटिंग साइकिल कंप्यूट करने के लिए बोला है और ये क्वेश्चन जून 2022 का है। मैं कह रहा हूं ये किसी बच्चे से सॉल्व हो ही नहीं सकता। बच्चा तो छोड़ो, मैं आपको कह रहा हूं कि किसी टीचर को भी दे दोगे वो भी सॉल्व नहीं कर पाएगा। क्यों सॉल्व नहीं कर पाएगा, बिकॉज ये क्वेश्चन ही एग्जाम में गलत पूछा गया। अब मैं आपको दिखाता हूं, ये रही वो गाइडलाइन का गाइडलाइन देखें ना, ये क्वेश्चन नंबर 30 है। ये गाइडलाइन अगर आप देखोगे तो जून 2022 की गाइडलाइन है, देखो ये लिखा हुआ ऊपर, और क्वेश्चन नंबर 30 है, ये रहा। अब मैं क्वेश्चन नंबर 30 का अगर आपको सोल्यूशन दिखाऊं, अगर हम सोल्यूशन देखते हैं जो इंस्टीट्यूट देता है गाइडलाइन आंसर्स में, तो आप देखिए ये रहे क्वेश्चन नंबर 30 का, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 30 के आगे ऐसे कुछ स्टार बना हुआ है, दिख रहा है आपको। ये देखिए 30 के आगे ऐसे स्टार बना हुआ है, और स्टार का मतलब नीचे देखो स्टार के आगे क्या लिखा है, कह रहा दी ऑप्शंस फॉर दीज क्वेश्चंस आर ईदर इनकरेक्ट और इनकम्प्लीट डेटा प्रोवाइडेड इन द क्वेश्चन, सो वेदर अ कैंडिडेट हैज अटेम्प्टेड द फॉलोइंग क्वेश्चन और नॉट मे बी अवॉर्डेड मार्क्स फॉर द सेम। मतलब आपने इस क्वेश्चन को अगर एग्जाम में अटेम्प्ट किया होता, नहीं किया होता तो मार्क्स मिल जाते, पर जैसे मैंने पहले भी कहा क्वेश्चन अगर गलत होता है तो बच्चे का ना वक्त का बहुत नुकसान हो जाता है। पर अब क्या करें, ये क्वेश्चन गलत आया था, तो ऑफ कोर्स आप भी अगर इसको ट्राई कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपसे नहीं हो पाएगा, बिकॉज इस क्वेश्चन में डेटा कंप्लीट नहीं है। तो आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि इनकम्प्लीट और इनकरेक्ट क्वेश्चन आस्क्ड इन एग्जाम। पर आप में से अब कुछ बच्चों का ये दिमाग में एक सवाल तो होगा कि सर इस तरह का क्वेश्चन तो एग्जाम में आ ही सकता है, कंप्लीट करके आ सकता है। अब इस तरह का ना सेम क्वेश्चन हमारे इंस्टीट्यूट ने एक सैंपल पेपर में दे रखा है जो कि कंप्लीट और करेक्ट है, वो मैं आपको सॉल्व करवा देता हूं। अगर आएगा तो वो वाला क्वेश्चन एज इट इज आ सकता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 हम अगर देखें तो आप देखोगे ऐसा ही क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन इंस्टीट्यूट के सैंपल पेपर का है, तो हो सकता है कि ये क्वेश्चन जब एग्जाम में आए तो बिल्कुल कॉपी पेस्ट होके आ जाए। तो एक बार हम इसको करते हैं और देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे होगा। देखिए यहां ना इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे, इसने ना हमको सीधे सीधे
होल्डिंग पीरियड किसी भी का नहीं दिया, मतलब ना ही रॉ मटेरियल का होल्डिंग पीरियड दिया, ना ही डब्ल्यूआईपी का, ना फिनिश गुड्स का, ना ही डेटर का कलेक्शन पीरियड दिया। इसने हमारे ऊपर छोड़ दिया कि आप देखो, सोचो कि कैसे आप होल्डिंग पीरियड निकाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ध्यान से देखें, हमें बताया है कि हमारा जो रॉ मटेरियल में जो हमारा इन्वेस्टमेंट है वो 2 लाख रुपए का रहता है, मतलब जो हम अपने यहां पर स्टॉक की वैल्यू देखते हैं वो 2 लाख रुपए की है, और एक दिन में जो हम रॉ मटेरियल खरीद के लेके आते हैं वो 10,000 रुपए का है। कह रहे खरीदते भी 10,000 का और वो कंज्यूम भी कर लेते हैं, कंजम्पशन और परचेज दोनों सेम है। अब आप सोच के बताइए, अगर एक दिन का रॉ मटेरियल 10,000 रुपए है तो 2 लाख रुपए कितने दिन का होगा? मतलब अगर मेरी इन्वेस्टमेंट 2 लाख रुपए की रहती है मेरे रॉ मटेरियल में, तो इसका मतलब मैं 20 दिन का रॉ मटेरियल अपने पास रखता हूं। 20 दिन कैसे निकाला? 2 लाख रुपए को 10,000 से डिवाइड अगर कर देंगे तो 20 दिन का रॉ मटेरियल मेरे पास इन्वेस्टेड रहता है। आप फिर से सोचिए, मेरे गोडाउन में 2 लाख रुपए का रॉ मटेरियल रखा हुआ है। मेरे गोडाउन में कितने का रॉ मटेरियल रखा है? 2 लाख रुपए का, और एक दिन में मेरी कंजम्पशन रॉ मटेरियल की 10,000 रुपीज की है। तो एक दिन में 10,000 रुपए का रॉ मटेरियल मेरा यहां पे खपता है, मतलब खर्च यूज होता है, कंज्यूम होता है। तो 2 लाख रुपए का रॉ मटेरियल जो मैंने अपने गोडाउन में रखा हुआ है वो कितने दिन का हुआ? सर वो 20 दिन का हुआ। नहीं, 20 दिन कैसे आया? 2 लाख डिवाइड बाय 10,000। और आप कुछ ऐसे भी देखिए, जैसे सपोज मैं आपसे ये कहूं कि हमारा जो एवरेज रिसीवेबल है, मतलब मेरे डेटर्स में 3 लाख रुपए, 3 लाख रुपए मेरे डेटर में ब्लॉक है। अब 3 लाख रुपए मेरे डेटर में ब्लॉक है और एक दिन की सेल हमें 20,000 रुपए दे रखी है। एक दिन की सेल कितनी दे रखी है? 20,000 दे रखी है। मतलब मैं हर रोज 20,000 रुपए की सेल उधार पर करूंगा। 3 लाख रुपए के जो डेटर हैं वो कितने दिन की सेल हो गई? 3 लाख को 20,000 से डिवाइड अगर मैं कर देता हूं तो 15 दिन। इसका मतलब हम अपने डेटर्स को कितने दिन का उधार देते हैं? 15 दिन का उधार देते हैं। मेरे डेटर्स में ब्लॉकेज 3 लाख रुपए की है, जो 15 दिन की सेल के इक्विवेलेंट है। तो आपको ना यहां पर बस ऐसे ही थोड़ी सी कॉमन सेंस यूज करते हुए ये होल्डिंग पीरियड, कलेक्शन पीरियड, पेमेंट पीरियड निकालने पड़ेंगे, और उसके बाद फिर जो आप निकाल लोगे उनको प्लस माइनस करके ऑपरेटिंग साइकिल निकाल दीजिएगा। ठीक है, आइए जरा इसको कर लेते हैं। सबसे पहले लिखिएगा रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड। रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड कैसे आया हमारा? जो हमें एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दे रखा है उसको हम रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड पर डे से डिवाइड अगर कर देते हैं तो हमारा रॉ मटेरियल का होल्डिंग पीरियड आ जाएगा 20 डेज। और जो बच्चे मुझसे रेगुलर बैच में क्लासेस ले रहे थे, आपको याद होगा ये फॉर्मूलाज ना मैंने आपको डिराइव भी करवाए थे। टर्नओवर रेशियोज और होल्डिंग पीरियड की मदद से हमने ये फॉर्मूलाज डिराइव भी किए थे, पर अब क्योंकि ये रिवीजन लेक्चर है तो यहां पर अब डिराइव करने का तो वक्त नहीं है। आइए अगली बात करते हैं। हमें अब WIP का होल्डिंग पीरियड निकालना है। भाई जिसका भी हमें स्टॉक दे रखा है इसका मतलब उसका होल्डिंग पीरियड होगा ना। अब WIP का होल्डिंग पीरियड कैसे निकालोगे? आपको एवरेज स्टॉक ऑफ WIP दे रखा है, और हमें जो WIP वैल्यू है पर डे की वो भी दे रखी है। अब हमारा एवरेज स्टॉक ऑफ WIP कितना है? 3 लाख, और एक दिन की WIP वैल्यू देखो ये रही, कमिटेड पर डे वैल्यू कमिटेड, मतलब जो हमने हर रोज एक वैल्यू कमिट कर रखी है WIP में वो 12,500 है। तो अगर हमारा 3 लाख रुपए का WIP है स्टॉक में और एक दिन का 12,500 हमारा WIP बनता है, तो ये WIP कितने दिनों का हुआ? 24 दिनों का हुआ, 24 डेज। ठीक है, अच्छा आप देखते जाओ। WIP के बाद हमारा ये हमारा रॉ मटेरियल की बात हो गई, WIP की बात हो गई, इसके बाद फिनिश गुड्स की बात करनी है। फिनिश गुड्स होल्डिंग पीरियड। एवरेज स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स डिवाइडेड बाय, बताइए फिनिश गुड्स को किससे डिवाइड करोगे? सर फिनिश गुड्स को डिवाइड करने के लिए यहां पर हमें
कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे रखा है, क्योंकि फिनिश्ड गुड्स को हम सेल पर नहीं वैल्यू करते, फिनिश्ड गुड्स को हम किस पर वैल्यू करते हैं, कॉस्ट पर वैल्यू करते हैं, इसलिए इसको हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पर डे से डिवाइड करेंगे। 1,80,000 और डिवाइड करेंगे 18,000 से। 10 डेज आ गया। चलिए, ये हमारे तीनों स्टॉक की हमारा जो है होल्डिंग पीरियड निकल आया। इसके बाद हमारा है एवरेज रिसीवेबल। रिसीवेबल मतलब इससे क्या निकालेंगे, हम कलेक्शन पीरियड निकालेंगे, है ना। डेटर्स की ब्लॉकेज कलेक्शन पीरियड के थ्रू आएगी, और वो हम कैसे निकालेंगे, आइए इसको भी कर लेते हैं। एवरेज रिसीवेबल्स डिवाइडेड बाय, हमें सेल्स दे रखी है पर डे की, ठीक है। तो हम ये मान के चलते हैं, ऑफ कोर्स ये बात हम रेशियोज में भी कई बार देख चुके हैं, अगर सेल लिखा है तो हम मान के चलेंगे वो सारी की सारी उधार पे ही है, अनलेस वो खुद बता दे। तो डिवाइड किससे करेंगे, क्रेडिट सेल्स पर डे, जो सेल दे रखी है वो क्रेडिट सेल्स ही मानते हुए हम सॉल्व कर देंगे इसको। 3 लाख डिवाइडेड बाय 20,000, इसका मतलब 15 डेज का हमारा कलेक्शन पीरियड होगा। अब इसके बाद हमने ये भी देखना है कि क्या हमारे कोई क्रेडिटर्स हैं क्या। हाँ सर, लिखा हुआ है, देखिए एवरेज पेबल्स लिखा हुआ है। अब ये हमारे एवरेज पेबल्स हैं, लेकिन मुझे क्या चाहिए कि इसका पेमेंट पीरियड कितना है। अब आप मुझे बताइए, क्रेडिटर्स जो हैं वो किस वजह से अराइज होते हैं। सर उनसे, क्योंकि हमने रॉ मटेरियल उधार पर खरीदा होगा। देखो उसने बोला भी है कि जो ये 10,000 का रॉ मटेरियल, जो 10,000 रुपये लिखा हुआ है ना, ये रॉ मटेरियल हमने उधार पर भी इतना ही खरीदा है और कंज्यूम भी इतना ही किया है। मतलब हम एक दिन में जो रॉ मटेरियल उधार पर खरीद के लेके आएंगे, उसी से तो हमारे क्रेडिटर्स या एवरेज पेबल्स अराइज होंगे। तो एक दिन की खरीदारी हमारी 10,000 रुपए की होती है, और मुझे क्रेडिटर्स को 1,80,000 रुपए देने हैं। तो 1,80,000 रुपए बेसिकली कितने दिन की उधारी हो गई, 18 दिन की। इसका मतलब हमें उधार 18 दिन, भाई हमारे अगर क्रेडिटर्स 1,80 के दिख रहे हैं, इसका मतलब वो उधार कितने दिन का है, 18 दिन का है। तो इसको भी आप ऐसे ही निकाल लीजिए, एवरेज पेबल्स पीरियड। एवरेज पेबल्स डिवाइडेड बाय रॉ मटेरियल परचेजेस पर डे। तो 1,80 को 10,000 से डिवाइड अगर हम कर देते हैं, तो ये 18 डेज आता है। बस सब कुछ निकल गया जो निकलना था, और तो देखो और कुछ है नहीं। बस आप एक बार सारा एक बार रिकंसाइल कर लो। क्या रॉ मटेरियल का होल्डिंग पीरियड हो गया, हाँ जी हो गया। डब्ल्यूआईपी का भी हो गया, फिनिश गुड्स का भी हो गया, रिसीवेबल के लिए कलेक्शन पीरियड हो गया, और पेबल के लिए पेमेंट पीरियड हो गया। बस सब कुछ हो गया। अब बस आपको इन सबको प्लस माइनस ही करना है। चलिए, रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड पहले लिख लेते हैं सारा। डब्ल्यूआईपी होल्डिंग पीरियड, फिनिश गुड्स होल्डिंग पीरियड, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है ना। एवरेज कलेक्शन पीरियड और एवरेज पेमेंट पीरियड। कितना कितना है सर, 20 दिन है हमारा रॉ मटेरियल का, 24 दिन है डब्ल्यूआईपी का, और फिनिश गुड्स का 10 डेज है, कलेक्शन पीरियड 15 डेज है, पेमेंट पीरियड 18 डेज है। ये हमको क्या करना है, माइनस करना है, और ये आपकी आ जाएगी ऑपरेटिंग साइकिल। चलिए ये सब करके बताइए अब।
51 डेज आ रही है। डी इज द आंसर। देखिए हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है ना, वो है एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, और वो है लिक्विडिटी वर्सेस प्रॉफिटेबिलिटी। इसको मैं एक एग्जांपल की मदद से समझा के फिर मैं ये सब रीड करवाऊंगा जो हमने यहाँ पर लिखा है। देखिए ये बात मैं आपको अब पहले भी कई बार बता चुका हूं कि हम बिजनेस करने के लिए पैसा मेनली दो लोगों से लेते हैं। मतलब लंबे समय के लिए अगर मुझे पैसा चाहिए हो तो दो लोग हमें देते हैं। कौन कौन? शेयर होल्डर फंड्स और लॉन्ग टर्म लोन्स। और इन दोनों के पैसे को मुझे क्या बोलते हैं? इन दोनों के पैसे को मिला के हम बोलते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। ध्यान रखिए इन दोनों का ही पैसा हमारे पास कॉस्ट पर आता है। हमने कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर में पढ़ा है। शेयर होल्डर फंड में कौन कौन है? इक्विटी प्रेफरेंस, तो उनको केई और केपी उनका होता है। लॉन्ग टर्म लोन में डेट है, मतलब केडी होता है। मतलब इनका पैसा कॉस्ट पर आया है, फ्री का पैसा नहीं है ना, ये बात तो आपको पता ही है। और इन्हीं का पैसा हम या तो फिक्स एसेट्स में लगाते हैं या वर्किंग कैपिटल में लगाते हैं। अब तो आपको पता है वर्किंग कैपिटल क्या होता है? करंट एसेट्स का वो पोर्शन जो करंट लायबिलिटीज ने फाइनेंस नहीं किया। मतलब करंट एसेट्स में कुछ पोर्शन तो करंट लायबिलिटीज ने फाइनेंस कर दिया, लेकिन जो करंट लायबिलिटीज ने फाइनेंस नहीं किया वो पोर्शन मुझे इन लोगों से, मतलब जिन्होंने लंबे समय के लिए पैसा दे रखा है, उनसे फाइनेंस करना पड़ता है। मानते हो ये बात को? हमारा ये चैप्टर किसको लेकर है? वर्किंग कैपिटल को लेकर। अगर मान लीजिए मैं आपसे ये कहूं कि हम अपनी वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहे हैं, तो मुझे बताइए वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्टमेंट बढ़ाने से क्या हमारी लिक्विडिटी पोजीशन इंप्रूव होगी? सर ये लिक्विडिटी पोजीशन क्या होती है? हमने रेशियोज में लिक्विडिटी रेशियोज बड़ी याद है आपको? लिक्विडिटी रेशियोज मतलब शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज। अगर हम अपना वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहे हैं, मतलब करंट एसेट्स में इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहे हैं, तो मुझे बताइए लिक्विडिटी पोजीशन मतलब करंट रेशियो बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? बिल्कुल बढ़ेगी। अगर मैं करंट एसेट्स में बढ़ा रहा हूं इन्वेस्टमेंट, मान लो अभी मेरी करंट एसेट्स में 10 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है, बढ़ा के 15 करोड़ कर दूंगा, और करंट लायबिलिटीज अगर सेम है, तो बहुत ऑब्वियस सी बात है वर्किंग कैपिटल का बढ़ना मतलब मेरी करंट रेशियो भी तो बढ़ेगी। और करंट रेशियो बढ़ेगी इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि मेरी लिक्विडिटी पोजीशन भी इंप्रूव हो रही है। लिक्विडिटी पोजीशन का मतलब क्या है? मेरी शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी। शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी का भी मतलब आपको बता रखा है क्या? कि शॉर्ट टर्म में मेरी जो भी ऑब्लिगेशंस आएंगी मैं उनको टाइमली पे कर पाऊंगा। मतलब लिक्विडिटी पोजीशन का इंप्रूव होना, वर्किंग कैपिटल का बढ़ना एक ही बात है। वर्किंग कैपिटल में अगर मैं अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहा हूं तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि मेरी लिक्विडिटी की पोजीशन बेहतर हो रही है। मैं बिल्कुल कंफर्ट जोन में बैठा हूं कि हाँ कोई भी आ जाए मेरे से शॉर्ट टर्म में पेमेंट मांगने के लिए, आराम से मैं दे दूंगा, मेरे पास इतने इनफ एसेट्स हैं। तो अगर सोचिए मैं वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्टमेंट बढ़ाऊंगा तो मेरी करंट रेशियो बढ़ेगी। मान लो अभी मेरी करंट रेशियो 2:1 की है और मैंने इन्वेस्टमेंट बढ़ा के अपनी करंट रेशियो 3:1 ले गया। पहले मेरे पास हर 1 रुपए की करंट लायबिलिटी को पे करने के लिए 2 रुपए के करंट एसेट्स होते थे, अब मेरे पास हर 1 रुपए की करंट लायबिलिटी को पे करने के लिए 3 रुपए के करंट एसेट्स होते हैं। मैं ज्यादा कंफर्टेबल कहां फील करूंगा? 2:1 पे भी कि 3:1 पे? सर 3:1 पे। लेकिन ये ज्यादा कंफर्टेबल फील करने के लिए आपको ना थोड़ा सा कॉस्ट देना पड़ेगा, क्योंकि यहां पे लगा पैसा, ध्यान रखें, आपको कुछ कमाई करके नहीं देगा। जैसे आपने पढ़ा मेरे साथ, वर्किंग कैपिटल मतलब करंट एसेट्स, करंट एसेट्स मतलब इन्वेंट्री। अब आपने इन्वेंट्री मैनेजमेंट देखा, ज्यादा स्टॉक मेंटेन करने का क्या मतलब होता है पता है ना? ज्यादा स्टॉक रखेंगे तो ज्यादा कैरी करना पड़ेगा, ज्यादा कैरी करने मतलब उसकी कैरिंग कॉस्ट होती है। भाई ये पैसा जो आपने यहां लगाया है, मैंने अभी अभी बताया, ये पैसा यहां लगाया है, तो ये पैसा कहां से आया होगा? इन दोनों में से किसी एक से आया होगा, और इन दोनों की कॉस्ट है। लेकिन यहां पैसा लगाने से ध्यान रखिए आपको एज सच कुछ डायरेक्ट इनकम नहीं मिलती है इस पैसे में। यहां पे इन्वेस्टमेंट करने से जरूरी है बिजनेस को चलाने के लिए लिक्विडिटी मेंटेन करना जरूरी है, करंट एसेट्स में पैसा लगाना जरूरी है। क्यों? क्योंकि बिजनेस ऐसे स्मूथली चलेगा। लेकिन मैं अगर ओवर इन्वेस्टमेंट कर देता हूं, ज्यादा पैसे लगा देता हूं नीड से, तो ज्यादा पैसा लगाना भी कहीं ना कहीं मेरी प्रॉफिटेबिलिटी को तो अफेक्ट करेगा ना, क्योंकि यहां पैसा लग गया तो पैसा किसी से तो ले रखा है, उसकी कॉस्ट है। अब जरा सोचें, डेटर्स मैनेजमेंट पढ़ा आपने, वहां पर भी आपने देखा अगर मैं डेटर्स में ज्यादा ब्लॉकेज करता हूं तो वहां पर भी आपने देखा एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है, नहीं होती है? होती है। कैश मैनेजमेंट देखा तो वहां पर पैसे को भी रखने की एक कैरिंग कॉस्ट है। मतलब सीधा सीधा यह है कि अगर आप वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्टमेंट बढ़ाते हैं तो वो पैसा आपको एज सच डायरेक्टली कुछ कमा के नहीं दे रहा, पर उस पर कहीं ना कहीं आपको कुछ पे तो करना ही है ना। इस पैसे की कॉस्ट है, मतलब हमारी प्रॉफिटेबिलिटी अफेक्ट होगी।
लिक्विडिटी बढ़ाओगे मतलब वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्टमेंट बढ़ाओगे तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी में गिरावट आएगी। क्यों प्रॉफिटेबिलिटी में गिरावट आएगी? क्योंकि वो पैसा कुछ कमा के नहीं दे रहा। लेकिन ध्यान रखें, अगर हम यही पैसा करंट एसेट्स की जगह फिक्स एसेट्स में बढ़ाते हैं, ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली आगे जाके हमारी प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाएगा। फिक्स एसेट को बढ़ाने का क्या मतलब है? अभी हमारी एक दुकान है, हम दूसरी दुकान भी खोल रहे हैं। अब 2 दुकानें थी, 4 दुकानें खोल रहे हैं। अभी हमारे ऑपरेशन सिर्फ इंडिया में थे, अब हम यूरोप, अमेरिका, एशिया हर जगह पे जाते जा रहे हैं। अभी एक फैक्ट्री थी, अब 2 फैक्ट्री है। मतलब ये कि फिक्स एसेट्स आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ा देंगे, फिक्स एसेट्स आपकी रेवेन्यू कैपेसिटी बढ़ा देंगे। तो रेवेन्यू कैपेसिटी बढ़ेगी तो अल्टीमेटली प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। तो फिक्स एसेट्स में अगर हम अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाते हैं, मतलब अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाते हैं, तो वो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज करता है। लेकिन अगर मैं वर्किंग कैपिटल में अननेसेसरी, ध्यान रखिए, वर्किंग कैपिटल कम भी होगी, अब आगे चल के इस पे थ्योरेटिकल बात करेंगे, वर्किंग कैपिटल कम भी करेंगे वो भी नुकसानदायक है। अगर हमने ज्यादा स्टॉक नहीं मतलब स्टॉक इनफ नहीं रखा, तो कस्टमर जो है, अगर जैसे मैंने आपको बताया ना, हम किसी कपड़े के दुकान पर जाते हैं, एक दुकानदार है उसके पास बहुत वैरायटी है, एक दुकानदार है उसके पास कम वैरायटी है। ज्यादा आप कहां जाओगे? जिसके पास ज्यादा वैरायटी है। मतलब अगर मैंने स्टॉक ठीक ठाक नहीं रखा तो वो भी मेरे बिजनेस को अफेक्ट करेगा। लेकिन ओवर इन्वेस्टमेंट ना हो, हमें ही नहीं पता कि कितना स्टॉक रखा हुआ है हमने, नहीं ऐसा भी ना हो। ओवर इन्वेस्टमेंट भी नहीं करना, अंडर भी नहीं करना, एक ट्रेड ऑफ चाहिए कि हाँ एक मैनेजेबल, मतलब जितना जरूरी है ऑप्टिमम उतना तो करना ही पड़ेगा ना। लेकिन मैं आपको बताना ये चाह रहा हूं कि लिक्विडिटी और प्रॉफिटेबिलिटी के बीच में अगर मुझे कंपैरिजन करना हो तो इस बात को ध्यान रखिए, लिक्विडिटी अगर बढ़ाओगे मतलब वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्टमेंट बढ़ाओगे तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी। देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी। ज्यादा इन्वेस्टमेंट करोगे आप कंफर्टेबल फील करोगे, लेकिन ये जो ज्यादा कंफर्ट आपको आया है ये कॉस्ट पर आया है, ऐसे फ्री में नहीं आया आपके पास। तो यही बात है। अब आप देखें तो हमने लिखी है यहां पर, हाई लिक्विडिटी का क्या मतलब है? लो प्रॉफिटेबिलिटी। क्योंकि जो पैसा आपने यहां पर इन्वेस्ट कर दिया, हाई लिक्विडिटी आपने कंफर्ट जोन में आने के लिए कर तो दिया, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी आपकी हिट हो जाएगी उससे। अच्छा, लो लिक्विडिटी का मतलब है हाई प्रॉफिटेबिलिटी। लो लिक्विडिटी और हाई लिक्विडिटी हम देखेंगे दोनों एक्सट्रीम है। हमें मॉडरेट रास्ता अपनाना है, मध्य रास्ता अपनाना है। मतलब हम दोनों एक्सट्रीम में नहीं जाएंगे, ना हाई ना लो, अभी हम देखेंगे आगे चल के। लेकिन इन दोनों के बीच में, लिक्विडिटी और प्रॉफिटेबिलिटी के बीच में जो रिलेशनशिप होता है वो इनवर्स होता है। यही बात हमने लिखी है, देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी। अच्छा, शॉर्ट टर्म में हमारा सर्वाइवल हो, मतलब आपने लिक्विडिटी रेशियोज पढ़ी है मेरे साथ। लिक्विडिटी रेशियोज का एक और नाम क्या था रेशियोज टॉपिक में? शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज। शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो मुझे क्या बताती थी कि मैं शॉर्ट टर्म में सॉल्वेंट रहूंगा कि नहीं रहूंगा, है ना। तो शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी जो है हमारी, ये लिक्विडिटी पे डिपेंड करती है माना, लेकिन लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी हमारी डिपेंड करती है हमारी प्रॉफिटेबिलिटी पे। अगर हम मान लो लॉन्ग टर्म के लिए प्रॉफिटेबल नहीं रहते हैं तो अल्टीमेटली तो बिजनेस बंद करना पड़ जाएगा ना। तो शॉर्ट टर्म सर्वाइवल की जहां तक बात है, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी की जहां तक बात है, वो डिपेंड करता है हमारी लिक्विडिटी पर कि हमारा वर्किंग कैपिटल में ठीक ठाक इन्वेस्टमेंट है कि नहीं। लेकिन हमारा लॉन्ग टर्म सर्वाइवल हमारा प्रॉफिटेबिलिटी पे डिपेंड करता है। तभी हम ये देखेंगे आगे चल के कि हमें एक ट्रेड ऑफ अपनाना है, मतलब एक बीच का रास्ता अपनाना है। हमें दोनों को बैलेंस करके चलना है। हम ऐसा भी ना करें कि बहुत ज्यादा लिक्विडिटी मेंटेन करके चले कि हमारी प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ज्यादा हिट हो जाए, और ऐसा भी ना करें प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाने के चक्कर में हम ना स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ना कैश रख रहे हैं, ना डेटर्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ये भी नहीं करना है। तो एक ट्रेड ऑफ चाहिए होता है। द फर्म शुड मेंटेन ट्रेड ऑफ बिटवीन लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी। चलिए आइए इसके बेसिस पर अब हम कुछ एमसीक्यूज देख लेते हैं। पहला एमसीक्यू जो हम देख रहे हैं ये जून 2022 का एमसीक्यू है। अब देखिए कितना ही सिंपल एमसीक्यू आया। रिलेशनशिप बिटवीन लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी इज, अभी भी हमने देखा दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होता है, तो उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी। फिर क्वेश्चन नंबर 16 जो कि दिसंबर 2022 का क्वेश्चन है, कहता है इसमें से कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है? पहली स्टेटमेंट बोलता है देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी। अभी भी हमने देखा ये तो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, फॉल्स नहीं है। इमीडिएट सर्वाइवल ऑफ अ फर्म डिपेंड्स ऑन प्रॉफिटेबिलिटी। इमीडिएट सर्वाइवल मतलब शॉर्ट टर्म सर्वाइवल, एंड इट्स लॉन्ग टर्म सर्वाइवल डिपेंड्स ऑन लिक्विडिटी। ये तो उल्टा बोल गया, इसका मतलब ये फॉल्स स्टेटमेंट है। अभी भी हमने देखा शॉर्ट टर्म सर्वाइवल या इमीडिएट सर्वाइवल हमारी लिक्विडिटी पर डिपेंड करता है, क्योंकि आप याद करें लिक्विडिटी रेशियोज क्या बताती थी? शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी, कि हम शॉर्ट टर्म में सॉल्वेंट रहेंगे कि नहीं रहेंगे। तो इमीडिएट सर्वाइवल लिक्विडिटी पे डिपेंड करता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर हमें सर्वाइव करना है तो प्रॉफिटेबल भी रहना ही पड़ेगा।
तो इसने उल्टा बोल दिया, इसने इमीडिएट सर्वाइवल को प्रॉफिटेबिलिटी के साथ लिंक कर दिया और लॉन्ग टर्म सर्वाइवल को लिक्विडिटी के साथ लिंक कर दिया। तो हम कह सकते हैं ये बी स्टेटमेंट ही फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि हमें फॉल्स स्टेटमेंट बतानी है। और आगे की भी दो अगर स्टेटमेंट पढ़ लोगे तो आपको दिखेगा दोनों ट्रू स्टेटमेंट है। दोनों ही क्या हमारे लिए जरूरी है? हाँ बिल्कुल सही कह रहा है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है सर्वाइवल के लिए। और एक फॉर्म को एक ट्रेड ऑफ मेंटेन करना पड़ेगा, मतलब एक बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 17। अब क्वेश्चन नंबर 17 और 18 दोनों आप देखोगे ना तो ये थोड़े से कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन है, देखते ही वैसे आपको समझ जाना चाहिए कि क्या इसका आंसर होगा। आइए जरा इनको भी रीड कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डायमेंशन ऑफ लिक्विडिटी मैनेजमेंट ऑफ फर्म्स? कह रहा है इनमें से कौन सा लिक्विडिटी मैनेजमेंट का डायमेंशन नहीं है। देखो लिक्विडिटी मैनेजमेंट का मतलब वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, और हमने इस वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में क्या कैश के मैनेजमेंट के बारे में बात करी है? हाँ बिल्कुल करी है। क्या हमने क्रेडिट पॉलिसी डिसीजन मतलब डेटर्स की मैनेजमेंट के बारे में बात करी है? बिल्कुल करी है। और क्या हमने इन्वेंट्रीज की बात भी करी है? हाँ उसकी भी करी है। तो ये पहले तीनों तो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट या लिक्विडिटी मैनेजमेंट का हिस्सा है। हमने इस चैप्टर में अगर बात नहीं करी तो किसकी नहीं करी? फिक्स एसेट्स की बात नहीं करी, क्योंकि उसके लिए सेपरेट मैनेजमेंट है, कैपिटल बजटिंग। तो इसमें से कौन सा डायमेंशन नहीं है लिक्विडिटी मैनेजमेंट का? डी, इन्वेस्टमेंट इन फिक्स एसेट्स। अगला क्वेश्चन जो है ये भी एक कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन है, दिसंबर 2022 का क्वेश्चन है। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग लिक्विडिटी रेशियोज इज ट्रू? लिक्विडिटी रेशियोज जो हमने रेशियोज में पढ़ा था। कह रहा हायर करंट रेशियो ऑफ अ फर्म, हायर द करंट रेशियो ऑफ अ फर्म इज ग्रेटर इज इट्स एबिलिटी टू पे ऑफ इट्स करंट लायबिलिटीज। कह रहा जितना ज्यादा हमारा करंट रेशियो होगा उतनी ही हमारी बेहतर कैपेबिलिटी होगी करंट लायबिलिटीज को पे करने में। बिल्कुल सही बात है। अगर हमारी करंट रेशियो 3:1 की है, इसका मतलब हर 1 रुपए की करंट लायबिलिटी को पे करने के लिए 3 रुपए के करंट एसेट है। अगर 4:1 है तो इसका मतलब हर 1 रुपए की करंट लायबिलिटी को पे करने के लिए 4 रुपए के करंट एसेट है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, कोई गलती नहीं है इसमें। कह रहा लेकिन करंट रेशियो ना एक क्रूड रेशियो है, इट डज नॉट टेक इनटू अकाउंट द डिफरेंसेस अमंग्स द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ करंट एसेट्स। देखो करंट रेशियो से तो आपको एक ओवरऑल पिक्चर पता लगती है कि हमारा 3:1 का अगर मान लो करंट रेशियो, इसका मतलब हर 1 रुपए की करंट लायबिलिटी के लिए हमने 3 रुपए के करंट एसेट्स मेंटेन कर रखे हैं। लेकिन ये 3 रुपए ये नहीं बता पा रहा कि इस 3 रुपए में ब्रेकअप क्या है, स्टॉक का, डेटर का और कैश का, ये नहीं बता पा रहा। हो सकता है कि हमने ओवरऑल बेसिस पे तो करंट रेशियो बढ़िया मेंटेन कर रखी है, पर हमारे पास स्टॉक ठीक से मैनेज नहीं हो रखा, या हमने डेटर्स को ठीक से मैनेज नहीं किया, या हम कैश बहुत कम रखते हैं। हो सकता है ना कि किसी एक करंट एसेट में हमने अंडर मैनेजमेंट कर रखा हो, अंडर इन्वेस्टमेंट कर रखा हो, या किसी एक में ओवर इन्वेस्टमेंट कर रखा हो। तो करंट रेशियो जो है वो एक मतलब एक ब्रेकअप नहीं दे पाता कि अलग अलग करंट एसेट्स का क्या क्या इन्वेस्टमेंट है। तो ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और तीसरी स्टेटमेंट बोलता है टू असेस द क्विक लिक्विडिटी पोजीशन ऑफ अ फर्म इन्वेंट्री इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द कैलकुलेशन। बिल्कुल आपको पता होगा हमने जब क्विक रेशियो निकाली थी तो क्विक एसेट्स क्या थे? क्विक एसेट्स यूज किए थे। और क्विक एसेट्स क्या होते थे? करंट एसेट्स में से हम स्टॉक को, प्रीपेड एक्सपेंसेस को हटा दिया करते थे, याद है ना आपको? तो ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट। तो इसका मतलब डी, ऑल दी अबव आर ट्रू, सारी ही स्टेटमेंट्स करेक्ट है। आज की रिवीजन क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो वेरी मच, टेक केयर, बाय।